कल हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक था जो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड कि लॉ ऑफ डिमांड कहाँ कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। कल हमने डिस्कस किया था ये वाला टॉपिक। आज डिस्कस कर रहे हैं मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। बात करेंगे मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व की। ये मैंने नोट्स सभी को भेज दिए हैं, वहां से आप कॉपी कर लें। देखें, मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सबसे पहला जो है, दो पार्ट है। नंबर 1 है मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व और दूसरा है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व का सिंपल सा मतलब है जब प्राइस चेंज होती है, या फिर मैं कह सकता हूं जब डिमांड चेंज होगी ड्यू टू प्राइस ऑफ ओन गुड। हमने 6 डिटरमिनेंट्स पढ़े थे, हमने 6 डिटरमिनेंट डिस्कस किए थे, जिसमें जो नंबर 1 था वो था प्राइस ऑफ ओन गुड, नंबर 2 था प्राइस ऑफ अदर गुड, नंबर 3 था टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फोर्थ इनकम, फिफ्थ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और सिक्स्थ पॉपुलेशन साइज। तो मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व का मतलब है जब भी डिमांड चेंज होगी, और वो भी किस वजह से डिमांड चेंज होगी, केवल ओन प्राइस की वजह से। जिस पर्टिकुलर गुड की हम डिमांड की बात कर रहे हैं, केवल उसी की प्राइस चेंज होगी और उस वजह से डिमांड पर जो भी इंपैक्ट पड़ेगा उसे बोलते हैं मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व, या फिर दूसरा नाम, जिसका दूसरा नाम भी है, वो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दूसरा नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड का हमने मतलब भी डिस्कस किया था। क्वांटिटी डिमांडेड मींस व्हेन डिमांड चेंजेस। क्वांटिटी डिमांडेड मींस क्वांटिटी टू बी परचेज्ड ऑफ अ पर्टिकुलर गुड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। एक स्पेसिफिक प्राइस पर जितनी भी क्वांटिटी परचेज करते हैं उसे बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। और मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड का या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है कि जब भी उस गुड की प्राइस की वजह से जो भी डिमांड चेंज होगी, प्राइस की वजह से। सिंपल सी बात है, प्राइस यदि गिरती है तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस यदि बढ़ती है तो डिमांड गिरेगी। इफ प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड, सॉरी, इफ प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस। यदि प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ेगी, और जिसे नाम दिया गया है एक्सपांशन ऑफ डिमांड का, जिसे नाम दिया गया एक्सपांशन। एक्सपांशन भी कह सकते हैं और एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। इसका नाम है एक्सपेंशन। एक्सपांशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिमांड का बढ़ना। डिमांड क्यों बढ़ रही है? ड्यू टू ओन प्राइस। डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ती कब है? जब प्राइस डिक्रीज होगी। एक्सपांशन ऑफ डिमांड या फिर एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। एक्सपांशन को हम एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। एक्सटेंशन, दोनों का मतलब ही होता है डिमांड का बढ़ना। डिमांड कब बढ़ती है? जब प्राइस डिक्रीज होगी। और यदि प्राइस गिरती है, इफ प्राइस डिक्रीजेस, सॉरी, इफ प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड डिक्रीजेस। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी, जिसे नाम दिया गया है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन। यदि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी, और जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड का गिरना। नीचे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। पहले में प्राइस 10 रुपए थी, फिर प्राइस हो गई 5 रुपए, मतलब प्राइस रिड्यूस हो गई। और यदि प्राइस रिड्यूस होती है तो डिमांड बढ़ेगी। ये डिमांड यहाँ पर 100 यूनिट है। यदि प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड इस जगह 100 यूनिट्स की है। ये मेरा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का स्केड्यूल, और यहाँ पर मेरी प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड गिर रही है। ये मेरे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का स्केड्यूल। एक्सटेंशन वाला और कॉन्ट्रैक्शन वाला। ग्राफ की बात करें
जब भी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है, प्राइस के गिरने की वजह से डिमांड बढ़ गई, तो मतलब ये वाला पोर्शन जो मैंने सपोज इस पॉइंट को नाम दे दिया P और ये मैंने नाम दे दिया Q, तो जो डिमांड P से जाकर Q पर पहुंच रही है, प्राइस में गिरावट की वजह से जो भी डिमांड बढ़ी है, इसे नाम दिया गया एक्सपांशन ऑफ डिमांड का। जो मेरी डिमांड P से जाकर Q पे पहुंच गई है, क्यों हुई है? क्योंकि केवल प्राइस चेंज हुई है, अदर फैक्टर कांस्टेंट है। एक बार में केवल एक ही एलिमेंट चेंज होगा। ऐसा नहीं है हम प्राइस भी चेंज कर दें और अदर फैक्टर भी चेंज कर दें। जब भी हम मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व के बारे में पढ़ेंगे, अदर फैक्टर सारे कांस्टेंट रहेंगे, कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व मींस व्हेन प्राइस चेंजेस अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट रहेगी, सॉरी प्राइस चेंज होगी, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। कस्टमर की इनकम कांस्टेंट रहेगी, प्राइस ऑफ अदर गुड कांस्टेंट रहेगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहेगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट रहेगा और पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट रहेगा। केवल चेंज होगी तो ओन गुड की प्राइस, और कुछ चेंज नहीं होगा। इफ प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस, दिस इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एंड इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये अपना कॉन्ट्रैक्शन का है कि जब प्राइस 5 रुपए से 10 रुपए तक बढ़ गई तो डिमांड गिर गई। सीधी सी बात है, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी, तो कहीं ना कहीं ये डिमांड मेरे P से Q पर पहुंच गई, डिमांड डिक्रीज हो गई। ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी। ये था मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व, या फिर दूसरा नाम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसके अंदर दो पार्ट है। नंबर 1 इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, नंबर 2 इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आगे बात करें इसका दूसरा टॉपिक जो है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व मींस व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स। शिफ्ट इन डिमांड का मतलब जब डिमांड चेंज होगी अदर फैक्टर्स की वजह से, कीपिंग ओन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। जब अदर फैक्टर चेंज होंगे, या तो कस्टमर की इनकम चेंज हो सकती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंज हो सकती है, पॉपुलेशन साइज चेंज हो सकता है, लेकिन प्राइस हमारे गुड की कांस्टेंट ही रहने वाली है। प्राइस डजंट चेंज, प्राइस चेंज नहीं होगी, प्राइस विल नॉट चेंज। प्राइस सेम वही रहने वाली है, प्राइस चेंज नहीं होगी। केवल चेंज होगी तो केवल और केवल अदर फैक्टर्स में, या तो कस्टमर की इनकम चेंज हो जाएगी, इनकम के अलावा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंज हो सकता है, पॉपुलेशन साइज में कुछ बदलाव आ सकता है। अब सिंपल सी बात है, डिमांड इंक्रीज कब होगी? अब अदर फैक्टर की वजह से, या फिर मैं कहूं डिमांड कब शिफ्ट करेगा, डिमांड कब इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। अब डिमांड कब अदर फैक्टर की वजह से शिफ्ट कर रहा है, तो मैं बात करूं ये राइट वर्ड शिफ्ट कब करेगा, डिमांड कब राइट वर्ड शिफ्ट कब करेगा, या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होगा। शिफ्ट इन डिमांड का पहली बात एक और नाम है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड, इफ अदर फैक्टर चेंजेस इन फेवरेबल वे, फेवरेबल वे मतलब जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो। यदि अदर फैक्टर फेवरेबल चेंज वे में चेंज होंगे जिसकी वजह से डिमांड राइज करेगी, उसे नाम दिया गया है इंक्रीज इन डिमांड का। इंक्रीज इन डिमांड, एक बार बोलूं इंक्रीज इन डिमांड, एक बार बोलूं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब है डिमांड चेंज होगी अदर फैक्टर की वजह से। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब है डिमांड चेंज होगी ड्यू टू अदर फैक्टर्स। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब है डिमांड चेंज होगी ड्यू टू ओन प्राइस। रिपीट करूं, यदि इंक्रीज इन डिमांड है, डिमांड इंक्रीज तब होगी जब अदर फैक्टर में फेवरेबल चेंज आएगा। क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज तब होगी जब प्राइस डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात है, डिफरेंस याद रखें। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है। डिमांड प्राइस और अदर फैक्टर की वजह से भी चेंज हो सकती है, डिमांड प्राइस और अदर फैक्टर की वजह से भी चेंज हो सकती है।
यदि प्राइस की वजह से चेंज है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड बोलेंगे। अदर फैक्टर की वजह से चेंज है, इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे, चेंज इन डिमांड बोलेंगे। यदि प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड सीधी सी बात है इंक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, जिसे नाम दिया गया इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का। और यदि प्राइस डिक्रीज होती है, सॉरी कहाँ है, ठीक है, यदि प्राइस यदि इंक्रीज होगी, यदि प्राइस इंक्रीज होती है तो फिर डिमांड होगी डिक्रीज। ये था इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये था डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड का मतलब है जब केवल अदर फैक्टर्स चेंज होंगे, जब केवल चेंज होंगे अदर फैक्टर, या तो इनकम चेंज हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो। यदि फेवरेबल वे में चेंज होता है तो फिर उसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। यदि अनफेवरेबल चेंज होता है उसे बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। अब फेवरेबल और अनफेवरेबल चेंज से मतलब क्या है? पहले बात करूं मैं चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यदि कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, सिंपल सी बात है, फेवरेबल चेंज तब बोला जाता है जब इनकम बढ़ती है। मेरे सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, केवल इनकम चेंज होगी। अब डिमांड कब कंज्यूमर राइज करता है? जब उसकी परचेजिंग पावर चेंज हो। एक बात याद रखें, जब भी मैं परचेजिंग पावर वर्ड यूज करता हूं, जब भी मैंने यूज किया वर्ड परचेजिंग पावर, तो परचेजिंग पावर दो वजह से चेंज हो सकती है। परचेजिंग पावर दो वजह से चेंज हो सकती है। जो परचेजिंग पावर है वो प्राइस की वजह से भी चेंज हो सकती है और अदर फैक्टर की वजह से भी चेंज हो सकती है। परचेजिंग पावर प्राइस की वजह से भी चेंज हो सकती है और अदर फैक्टर्स की वजह से भी चेंज हो सकती है। आज मेरे पास 1,000 रुपए की इनकम है, मुझे गुड एक्स परचेज करना है जिसकी प्राइस थी 10 रुपए पर यूनिट, जो पुरानी प्राइस है, ओल्ड प्राइस है ये। अब प्राइस हो गई गुड एक्स की 8 रुपए, न्यू प्राइस, या फिर प्राइस हो गई 12 रुपए। पहले मैं केवल 100 यूनिट परचेज कर पा रहा था, अब यदि प्राइस डिक्रीज होगी तो मैं 125 यूनिट परचेज करूंगा, प्राइस बढ़ेगी तो मैं 83 यूनिट परचेज करूंगा। एक तो परचेजिंग पावर चेंजेस का ये एग्जांपल है। मेरी इनकम पहले थी 1,000 रुपए, अब इनकम हो गई 1,200। प्राइस तो मेरी पहले भी 10 रुपए थी, अब भी 10 रुपए। एक बार में केवल एक एलिमेंट ही चेंज होगा। ऐसा नहीं हम इनकम भी चेंज कर दें और प्राइस भी चेंज कर दें, एक बार में केवल एक एलिमेंट चेंज होगा। इनकम पहले थी 1,200 रुपए, प्राइस थी 10 रुपए, तब मैं 120 यूनिट नहीं, पहले इनकम थी 1,000 रुपए, प्राइस थी 10 रुपए, तब मैं परचेज कर रहा था 100 यूनिट। अब मेरी इनकम हो गई 1,200, अब मैं परचेज करूंगा 120 यूनिट। तो दोनों को ही परचेजिंग पावर चेंजेस की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो परचेजिंग पावर प्राइस की वजह से भी चेंज हो सकती है और इनकम की वजह से भी चेंज हो सकती है। इफ इनकम राइजेज देन डिमांड विल इंक्रीज। सिंपल सी बात है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड इंक्रीज होगी, इनकम यदि गिरेगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। या फिर मैं कहूं यदि इनकम बढ़ती है, प्राइस तो मेरी कांस्टेंट है, जो मेरी प्राइस है वो तो कांस्टेंट है, प्राइस तो मेरी 10 रुपए ही है। पहले मैं 100 क्वांटिटी परचेज कर रहा था, इनकम बढ़ गई तो मैंने परचेज की 120 क्वांटिटी, और इनकम बढ़ गई तो मैं परचेज कर सकता हूँ 150 क्वांटिटी। डिपेंड करेगा इनकम पे। या फिर जो मैंने चेंज इन डिमांड के अंदर राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट की बात की है, मेरी ओरिजिनल जो डिमांड थी वो थी 100 यूनिट्स की, अभी जो एग्जांपल किया उसके बेसिस पर।
यदि मेरी इनकम डिक्रीज होती है, यदि इनकम डिक्रीज होगी तो मैं कम डिमांड करूंगा, तो इसका मतलब मेरा डिमांड कर्व जो ओरिजिनल है डीडी वो शिफ्ट कर जाएगा डी1 पे। तो मतलब इसे बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम, ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम। और राइटवर्ड शिफ्ट, मैं पहले 100 यूनिट परचेज कर रहा था, अब करूंगा 120। तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। तो सीधी सी बात, इनकम में यदि फेवरेबल चेंज है, फेवरेबल चेंज मींस इफ इनकम राइजेस देन डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड, इफ इनकम डिक्रीजेस देन डिमांड कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ये तो था चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पहला अदर फैक्टर। यहां पर एक बात और याद रखेंगे, अभी मैं आगे पढ़ूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्रॉस इलास्टिसिटी, नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट चैप्टर में क्रॉस इलास्टिसिटी बात करेगा कि डिमांड कर्व अभी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग चल रहा है, डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कब होगा, डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कब होगा, वो पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर कि डिमांड कर्व ऐसा कब जाएगा, कुछ इस तरीके से। डिमांड कर्व ऐसे कब होगा, इसे बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, जब डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो, जब डिमांड कर्व होगा अपवर्ड स्लोपिंग। ये अपवर्ड स्लोपिंग हम पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर, ये पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी में। एक एग्जांपल लूं मैं, कस्टमर की इनकम पहले 1000 रुपए थी, तब एक जो इन्फीरियर गुड था वो था गुड एक्स, इन्फीरियर गुड की प्राइस थी 10 रुपए, इन्फीरियर गुड की प्राइस थी 10 रुपए पर यूनिट। मैं बात कर रहा हूं क्रॉस इलास्टिसिटी की इनकम के अंदर, तो इनकम चेंज होगी। अब कस्टमर की इनकम हो गई है 1200, कस्टमर की इनकम हो गई है 1200, तो अब कहीं ना कहीं वो इस इन्फीरियर गुड की जगह सुपीरियर गुड परचेज करना शुरू करेगा, इन्फीरियर गुड की जगह सुपीरियर गुड परचेज करना शुरू करेगा। तो मेरा डिमांड कब, तो मेरा जो लॉ ऑफ डिमांड है, प्राइस, ये मेरी क्वांटिटी, मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब। अब यदि इनकम राइज करती है, इनकम राइज करती है तो डिमांड कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, यदि इनकम राइज करेगी तो डिमांड कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा डी से डी1 की तरफ। तो यहां पर तो कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया कि यदि इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन इंफीरियर गुड की डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। अब यदि मैं प्राइस के साथ रिलेशन की बात करूं कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है यदि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड बढ़नी चाहिए, यदि आज इंफीरियर गुड की डिमांड, इंफीरियर गुड की प्राइस पी है और डिमांड क्यू है, आज यदि इंफीरियर गिफन गुड की प्राइस राइज होती है तो कहीं ना कहीं गिफन गुड की डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि गिफन गुड एसेंशियल आइटम है जो एक कस्टमर को परचेज ही परचेज करने पड़ेंगे, उनके बिना, गिफन गुड के बिना पॉसिबल नहीं है लाइफ स्पेंड करना। तो यदि गिफन गुड की प्राइस राइज होती है तो गिफन गुड की डिमांड भी इंक्रीज होगी, क्योंकि गिफन गुड एसेंशियल आइटम है। और इसके बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में एग्जांपल के साथ, कैसा होता क्यों डिमांड क्यों राइज होती है। तो जो डिमांड कब आएगा वो आएगा अपवर्ड स्लोपिंग, तो इस तरीके से डिमांड कब आएगा,
अपवर्ड स्लोपिंग, जो हम पढ़ने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में। वापस है अपने स्लाइड पे, पहला डिस्कस कर चुके हैं चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यदि फेवरेबल चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, डिमांड राइज होगी। यदि इनकम डिक्रीज हो रही है, डिमांड भी डिक्रीज होगी। दूसरा, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। अब रिलेटेड गुड दो कैटेगरी के थे। नंबर वन इज सब्स्टिट्यूट और नंबर सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री। नंबर वन इज सब्स्टिट्यूट, नंबर सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री। यदि हमारा जो रिलेटेड गुड है वो सब्स्टिट्यूट है, यदि सब्स्टिट्यूट गुड है रिलेटेड गुड, यदि आज सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस इंक्रीज होती है, यदि आज सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस इंक्रीज होती है, याद रखें, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा गुड टी है और सामने वाला गुड कॉफी है, ओन गुड टी है और सामने वाला गुड कॉफी है, तो कॉफी की प्राइस यदि इंक्रीज होगी तो टी की डिमांड डिक्रीज होगी। सॉरी, कॉफी की यदि प्राइस इंक्रीज होती है तो टी की भी डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड के केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है दूसरे गुड की प्राइस और पहले गुड की डिमांड में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड में इनवर्स रिलेशन होता है कि यदि कार की और पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो कार की डिमांड डिक्रीज होगी। तो यदि रिलेटेड गुड सब्स्टिट्यूट है और सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस इंक्रीज होगी तो हमारे गुड की डिमांड इंक्रीज होगी, विच मीन्स if there is increase in the price of related good that is substitute, then demand will shift rightward. If there is decrease in the price of substitute good, then demand will shift leftward. ये ग्राफ मेरा याद रखें, सब्स्टिट्यूट गुड के केस में नीचे लिखा हुआ है when goods are perfect substitute। ये ग्राफ है सब्स्टिट्यूट गुड के केस में। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में यदि प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड की, यदि पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होती है तो कार की डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी। यदि पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज होती है तो कार की डिमांड करेगी राइटवर्ड शिफ्ट। ये था चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। बात करें आगे, अगला है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कस्टमर को टेस्ट अच्छा लगेगा तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी। यदि कस्टमर को टेस्ट अच्छा लगता है गुड का तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी। इस तरीके से यदि टेस्ट सही नहीं लगेगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। पॉपुलेशन यदि राइज होती है तो डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग कंज्यूम करेंगे उस पर्टिकुलर गुड को। पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। कस्टमर की फ्यूचर एक्सपेक्टेशन राइज होती है कि भविष्य में गुड की शॉर्टेज होगी। कस्टमर सोच रहा है भविष्य में गुड की शॉर्टेज होगी तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी, इंक्रीज होगी। यदि कस्टमर सोच रहा है कि भविष्य में शॉर्टेज नहीं होगी, हम भविष्य में कंजम्पशन कर सकते हैं, तो आज डिमांड हो जाएगी डिक्रीज। ये था मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व मींस व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस, it is categorized into two parts. Number one is extension and number second is contraction. Movement along with the demand curve is also known as change in quantity demanded, which is divided into two parts. Number one is extension, number second is contraction, or we can say increase in quantity demanded is known as extension, decrease in quantity demanded is known as contraction. When price decreases, demand rises, this is considered as extension, or increase in quantity demanded. When price rises, demand decreases, this is considered as contraction or decrease in quantity demanded. Shift in demand curve means when demand curve shift due to other factors, price of the good remain constant. If there is favorable change, then it is considered as increase in demand. If there is unfavorable change, it is considered as decrease in demand. Keeping own price remain constant. If
income of the consumer rises, demand curve will shift rightward. If income decreases, demand decreases. If price of related good is rises, if related good is substitute, then demand of own good rises. If price decreases of related good, then demand decreases. But if related good is complementary, price of अंकित ये मंगा रहा है price धनगुप्त of की दुकान पे। complementary good rises. If price of complementary good rises, then demand of own good decreases. If price of complementary good decreases, demand of own good rises. If there is favorable change in taste and preference, or if consumer likes the product, then demand will rise, otherwise demand falls. Population rises, demand rises, population decreases, demand decreases. If there is expectation of the consumers that there will be shortage in the future, then demand will rise at present. Otherwise, if there is no shortage in the future or postponement can be possible, then demand will increase in future. At present, demand will decrease. ये था इसका फाइनल टॉपिक, मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड का और शिफ्ट इन डिमांड का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है. एक टॉपिक और रह गया है, वो डिस्कस करेंगे कल.